नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। वित्तीय दुनिया यूँ तो बड़ी उलझी है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहरे बैठें और उन लोगों से बात करें जो बड़े सफल प्रयोग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि निवेश की रणनीतियाँ दरअसल फार्मूलों के हिसाब से नहीं, बल्कि गहरे तजुर्बों से और कहीं ना कहीं कल्याण के वेलफेयर के दर्शन से बनती हैं। आपने ऐसा कम ही सुना होगा कि किसी म्यूचुअल फंड ने 12 महीने में 2 लाख करोड़ का एयूएम टारगेट किया हो और वो 11 महीने में पूरा हो गया हो, और इसमें 2 लाख करोड़ रुपए के एयूएम के साथ वो भारत की पहली एएमसी बन गई हो जो 10 लाख करोड़ का फंड संभालती है। और बेहद सहजता के साथ ये करिश्मा जिसने किया है वो आज हमारे गाइड हैं, मेंटर हैं, शास्ता हैं। आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम में वित्तीय उद्योग की उन शख्सियत या उन व्यक्तित्वों को लेकर आते हैं जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं, और वो लोग जो फंड मैनेजर से आगे बढ़कर भारत में आम लोगों के निवेश के गाइड या गुरु बन चुके हैं। और ऐसे ही हमारे आज के मेहमान डीपी सिंह, डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड के। आपका स्वागत है डीपी सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप सबको पता है एसबीआई म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। 11 लाख करोड़ का एयूएम है। भारत सरकार के बजट के 10% के बराबर, यानी देश की जीडीपी के करीब 3% के बराबर फंड मैनेज करने वाले डीपी सिंह जी आपके सामने हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, डीपी सर से मिलकर मुझे हमेशा एक शेर जहन में आता है और यहीं से मैं शुरू करूँगा। सफ़र दर सफ़र हर शहर देखा। मैं बताऊंगा ये क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको सफ़र दर सफ़र हर शहर देखा, हर एक राह को आँख भर देखा, हर एक राह को आँख भर देखा, तजुर्बा वक्त के तोहफे से नहीं आया, ज़िंदगी को जूझ कर जी कर देखा। ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो तजुर्बे से गढ़े हुए निवेश लीडर हैं। उनके जैसा भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में कोई नहीं। ज़मीन के करीब रहकर उन्होंने एसबीआई की 22,000 ब्रांचेस को छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचाया, और वहीं से आज म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड का 20% एवीएम आता है। बार बार वो कहते हैं कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड की एसआईपी में छोटे शहरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, और यही भारत की असली ताकत है। ये उनकी पहल थी कि उन्होंने पहली बार 250 रुपये की जन निवेश माइक्रो सिप जारी कराई। सेवी ने इसे कहा कि इंक्लूजन में, समावेशन में बड़ी छलांग है। फिनटेक पार्टनरशिप के जरिए इसे पूरे देश में आसान बनाया गया। तो डीपी सिंह से बेहतर है कोई नहीं समझता कि भारत के छोटे निवेशक सोचते कैसे हैं और क्या चाहते हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया, एक दिन की आय की प्रतिज्ञा दिलाई लोगों को कि एक दिन की आय निवेश में डाली जाए। देश भर के शहरों में कैंप लगे, लोगों ने निवेश किया। तो डीपी सिंह जी वो शख्सियत हैं जो केवल निवेश का ज्ञान नहीं देते, बल्कि वैसे फंड मैनेजर हैं जो किसी खास फंड टाइप में निवेश को लेकर बेहद मुखर रहे, जो आमतौर पर फंड मैनेजर्स नहीं करते हैं। और ये भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने खुलकर ये कहा कि एनी टाइम इज़ गुड टाइम फॉर मल्टी एसेट फंड। ये एक शिक्षा की पहल थी और संदेश साफ था। और जब अभी बाजार में उतार चढ़ाव हुआ तो डीपी सिंह सही साबित हुए कि मल्टी एसेट फंड्स का एसेट मिक्स महत्वपूर्ण था। वो कहते हैं कि टाइमिंग से ज़्यादा एसेट मिक्स मायने रखता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। डीपी सिंह जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उन्हें भारत के छोटे निवेशकों की अचूक समझ है। और ये समझ शायद सिख अरदास की वो जो आखिरी पंक्ति है ना, सरबत दा भला, उससे आती है, जिसका सरल अर्थ है कि सबके हित की कामना। तो ऊंचा मनोबल, सबके कल्याण की कामना, इनके साथ आप सब लोग जो इसे देख रहे हैं वो अपनी उलझनों का, अपने सवालों का, अपनी उम्मीद का चेहरा उनमें देख सकते हैं। तो डीपी सर आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले के बाद हम अपनी चर्चा शुरू करें? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ शायद ज़्यादा कह दिया, जितना कुछ मैं जिसके काबिल नहीं हूँ, परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि तजर्बा जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने मेरे को एक मौका दिया। मैं एक ब्रांच मैनेजर रहा, रीजनल हेड रहा, जोनल हेड रहा, नेशनल हेड रहा, तो हर तरह के डिफरेंट मार्केट्स में जाके देखने का मौका, लोगों की निवेशक की पल्स को समझने का, उसकी नब्ज़ को समझने का मौका जो मिला, उससे लगता है कि ये तो देखो भावना हर एक व्यक्ति में है, चाहे वो लेबरर हो, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हर एक का ये इच्छा होती है कि मेरी तरक्की कैसे हो, मेरी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो इस सर्कमस्टांसेस में। तो हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के माध्यम से हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम लोगों के निवेश को कैसे बढ़ा सकें, उनकी समृद्धि में कैसे, जैसे आपने बोला समृद्धि शास्त्र की आपने बात की, किस तरह से हम लोगों के मनोबल को ही नहीं बल्कि उनकी समृद्धि को आर्थिक तौर पे भी बढ़ा सकें, वही एक निश्चय लेके हम चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे।
सर इतने बड़े तजुर्बे के बाद इतने सारे लोगों से, बच्चों कि आप कोर बैंकिंग से आते हैं तो कोर बैंकिंग में तो लोगों से पर्सनल मुलाकात लंबी है, इतने बड़े तजुर्बे के बाद आपने भारतीय निवेशकों के बारे में कौन सी ऐसी एक सबसे बड़ी चीज़ महसूस की लोगों से बातचीत में, जो आपको लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरी तरह लागू की है? देखिए, इसमें हमने, जब मैं आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ, हमने एक फंड गुरु करके एक निवेशकों की नॉलेज के लिए एक हमने अभियान चलाया जी। था। तो उस वक्त कई ऐसे माध्यम होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका एक समय आता है। उस समय ये था 10 रुपये की एनएवी वाला फंड, एनएफओ ही बढ़िया होता है, क्योंकि उसकी एनएवी कम होती है। तो हमने अभी तब उस वक्त ये अभियान चलाया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों को समझाया। उसके बाद हमने ये चीज़ बताई कि सिर्फ रिटर्न देखना या एक साल की रिटर्न देखना, या जैसे आपने बात की एसेट एलोकेशन विभिन्न, तो ये एक जर्नी रही है जिसमें हम लोगों को बहुत चीज़ें बताते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो आपने पूछा कि क्या फ़र्क देखा, फ़र्क ये देखा कि आज से 2 दशक पहले जब मार्केट गिरती थी धड़ाम से, तो उस वक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं। आज की तारीख में इसका उल्ट है, जब भी मार्केट गिरती है हिंदुस्तान का निवेशक और पैसा लगाने के लिए आ जाता है। एसआईपी का हमने एक जो आह्वान किया था, मेरे को वो समय याद है कि जब शुरुआत की थी, अगर किसी ने एसआईपी करनी होती थी 1 साल की, तो उससे 12 फिजिकल चेक लेके एक ड्रॉर में रखे जाते थे और हर महीने एक चेक निकाल के उसको क्लियरिंग में डाला जाता था। वो एसआईपी का टाइम था। और आज वो टाइम है जब मैं क्लिक ऑफ ए बटन में स्मार्टफोन मैं प्रीपेचुअल एसआईपी कर देता हूँ और हर महीने मेरे खाते में से पैसा निकलता है और मेरे को महसूस भी नहीं होता कि कितना पैसा निकल गया और कितना पैसा बन गया। ये जो डिसिप्लिन है, इसमें फंड मैनेजमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, पर इसमें एटीट्यूड, इसमें बिहेवियर, जो हम एक बिहेवियरल चेंज लेके आए, उससे बहुत तसल्ली होती है कि कैसे हमने हिंदुस्तान के निवेशक को पूरे विश्व में सबसे बढ़िया निवेशक बना दिया। और आज मेरे को इस बात की बहुत तसल्ली होती है कि मैं भी उस एक रेवोल्यूशन का हिस्सा था शुरू से जो हमने किया। आज की डेट में ये एसआईपी कंसेप्ट किसी भी कंट्री में उस तरह से कामयाब नहीं है जितना हिंदुस्तान में है। मैं आपको और भी एक बताना चाहूँगा, पिछले महीने कुछ लोग जापान से आए थे, सिर्फ ये समझने के लिए आए थे कि ये एसआईपी कैसे चलती, कैसे और कैसे आप लोगों ने इसको कामयाब किया। हम अपने किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं बाहर जाते हैं, पिछले बार फ्रांस में गया तो हर जगह ये चर्चा होता है कि इतनी कम कीमत पे इतने सारे लोगों को, इतने बड़े नंबर को आप मैनेज कैसे करते हैं। तो वो जो हिंदुस्तान में हुआ है वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। और ऐसा है कि ये हो गया, ऐसा नहीं कि वी हैव रीच द डेस्टिनेशन, दिस इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत से और लोगों को लेके साथ में जोड़ना है, और ताकि हिंदुस्तान के व्यापार को, हिंदुस्तान के उद्योग को, हिंदुस्तान को कभी किसी और की तरफ देखना ना पड़े कि मेरे को पूंजी के लिए, मेरे को कैपिटल के लिए मेरे को बाहर से पैसा लाने की ज़रूरत है। हमारा इंटरनल ही इतना हो जाएगा कि इट विल बी सफिशिएंट टू मैनेज अवर बिजनेसेस। सर आपने दोनों जनरेशन्स देखी, एसआईपी की वो जनरेशन देखी जब चेक लिए जाते थे, मुझे याद है, और एजेंट आता था आपसे पूछने के लिए, और आपने वो जनरेशन देखी कि अब लोगों के पास कितनी एसआईपी है, उनको अपना कैश स्टेटमेंट में ढूंढना पड़ता है कि उनके अकाउंट से जा रही। इस साल की अगर बात करें, इस साल हमने रिकॉर्ड क्लोजर्स देखे एसआईपी के, फिर उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो इस साल वो कौन सा समय था जब आपको लगा कि अब रुझान बदल गया, अब ये स्थिति आ गई कि लोग वापस लौट आए हैं? क्योंकि साल हमने एक बड़ा शुरुआती महीनों में एक बड़े क्लोजर्स देखे थे, तो कौन सा मोमेंट था जहां से आपको लगा कि चीज़ें पलट गई इस बार? देखो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मोमेंट्री तो हो जाता है, पर अगर आज भी आप देखो, अगर मैं एसआईपी की बात पे वापस हूँ तो एसआईपी कभी कम नहीं हुई सिवाय के 1 महीने में जिसमें थोड़ा सा कम हुआ था, 100-200 करोड़ रुपये, क्योंकि वो भी हम ट्रिगर अमाउंट देखते हैं कि कितना डेबिट हुआ जी। तो ये इसको हम बहुत बड़ी वो नहीं, परंतु ये जो एसआईपी की यात्रा है वे जारी है, जारी रहेगी। आज की डेट में हमें और भी लग रहा है इस चीज़ को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसमें और जुड़ रहे हैं, परंतु एक चीज़ की अभी कमी है कि आज की डेट में भी डिफ़ॉल्ट अमाउंट 2000 ही माना जाता है। आज से 10 साल पहले भी 2000 ही माना जाता था। अभी हमने अभियान चलाया, अगर आपने देखा होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से इन्वेस्टर एजुकेशन का। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर इन फ्यूचर। आपको आज
लेना पड़ेगा, टॉप अप योर SIP। अगर आज से 10 साल पहले अगर मेरी जो महीने की आमदन अगर 1 लाख थी, अगर आज 3 लाख है तो मेरी 3 गुना होनी चाहिए SIP की अमाउंट, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बढ़ोतरी सस्टेनेंस के लिए नहीं होती, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए होती है। तो एवरी ग्रोथ 50% उसका मेरे निवेश में जाना चाहिए। तो वो हमने एक अभियान चालू किया और इसका बहुत बढ़िया हमें इसका सिला भी मिला है। हमें ये भी मालूम हुआ है कि लोग और ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, बड़ी साइज़ की ऐसे भी कर रहे हैं, तो उससे वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये जो हमने चेंज देखी है इसमें। सर यहाँ पर एक दिलचस्प दुविधा है, इन्वेस्टर ये पूछता है और मुझे लगा मैं आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो कहता है कि मैं अपनी मौजूदा अच्छी SIP पे टॉपअप कराऊं या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लूं। तो ये दुविधा हमेशा निवेशक के दिमाग में होती है कि मैं 2,000 रुपये की बेसिक SIP है, मैं उसमें 5,000 10,000 की कर लूँ, या मुझे कोई नया फंड चुन लेना चाहिए, कोई डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। ये इसका क्या सूत्र है? अगर आप म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड की जो बेस प्लेटफॉर्म है वही डाइवर्सिफिकेशन है। आज की डेट में किसी भी फंड का, कोई भी लार्ज कैप फंड ले लो, तो आपको ये देखने को मिलेगा 60-70-80% पोर्टफोलियो कॉमन है। सबके पोर्टफोलियो में SBI होगा, सबके पोर्टफोलियो में HDFC होगा, सबके पोर्टफोलियो वही 50-100 स्टॉक्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज क्रिमिनल। अच्छा, उसमें मैनेज करना भी आपको नुकसानदेह होता है। अगर आपका फंड अच्छा है, आपने एक अच्छे फंड को चुना है, तो वो उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं 2,000 करूँ या 10,000 करूँ। जितना ज़्यादा फंड लेके आओगे उसमें आपका कंट्रोल भी वीक होगा, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे एज एन इंडिविजुअल। मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे आज मेरा अगर बैंक का खाता है, आप हैं या मैं हूँ, हमारा बैंक का खाता किसी का भारतीय स्टेट बैंक में है, तो किसी का HDFC बैंक में है, या किसी का ICICI बैंक में है। एक खाता ऐसा होता है जो प्राइमरी होता है, और मैं उसमें ही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होती है। हो सकता है मेरे 1-2 खाते दूसरे बैंक में हों। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो गई है, आई थिंक आज की डेट में वो समय आ गया कि म्यूचुअल फंड के लिए भी ऐसा ही है। अगर मेरे को आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसमें 10 फंड में लगा के मैं ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके अपने आप को ही परेशान कर रहा हूँ। अगर मेरे को आज लगाना है तो SBI के, मैं अगर मेरा शॉर्ट टर्म का पैसा है मैं उसको आर्बिट्राज में लगा सकता हूँ। मीडियम टर्म का पैसा है तो मैं उसको किसी डेट फंड में या कंजर्वेटिव हाइब्रिड में लगा सकता हूँ। 3 साल का पैसा है तो मैं उसको बैलेंस फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में या मल्टी एसेट फंड में या किसी भी फंड में लगा सकता हूँ। और अगर मेरे पास 5 साल से ऊपर पैसा है तो मैं किसी भी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या उसको एक थीमेटिक फंड में डाल सकता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एसेट क्लास बहुत ज़रूरी है, बजाय कि इसके अगर आपने एक बार एक क्रेडिबल फंड हाउस चुन लिया तो आप 100% डाइवर्सिफिकेशन उसी में कर सकते हो। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना है तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 मैक्सिमम। कभी भी 3 से ज़्यादा फंड हाउस रखना आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उससे क्या होता है, कई बार आपको जब सलाह की, जब मशवरे की ज़रूरत नहीं भी होती, आप हर अलग बंदे के पास जाते हो और आपका इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो, जैसे आपने बोला कि अभी ये देखना पड़ता है कि कैसे देखना पड़ता है कि कितनी SIP चल रही है। दैट इज नॉट ए राइट थिंग टू हैव। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो किलिंग अस। तो सर अगर मैं कहूँ कि एक प्राइमरी, जैसे आपने कहा कि प्राइमरी बैंक अकाउंट होता है, तो वो जो प्राइमरी पोर्टफोलियो है बनाया जाए, तो उसमें एक लार्ज कैप, एक डाइवर्सिफाइड, एक बैलेंस एडवांटेज, एक मल्टी एसेट और एक आर्बिट्राज, इतने फंड्स देखिए समय है ये, मैंने जो बात की मैंने फंड की बात नहीं, मैंने समय, मेरे पास समय पैसा कितने समय के लिए, ठीक है। अगर 3 महीने से ऊपर का समय है और 1 साल के अंदर अंदर मेरे को ज़रूरत है तो मैं आज की डेट में आर्बिट्राज में डालूंगा बिना कुछ सोचे। अगर 1 साल से ऊपर है और 3 साल तक पैसा है तो मैं उसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दूंगा, जिसमें 15-20% इक्विटी होता है, बाकी डेट होता है। डेट भी हम बहुत लंबा नहीं लेते, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक सस्टेनेबल कितनी रिटर्न दी जा सकती है। अगर 3 साल से ऊपर है तो मैं बैलेंस एडवांटेज में जाऊंगा, मल्टी एसेट एलोकेशन में जाऊंगा, क्योंकि कोई भी ऐसे फंड है जिसमें इक्विटी का पोर्शन 30-40% से ज़्यादा हो, मैं किसी भी निवेशक को कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए डालो। शॉर्ट टर्म में डालो, आपका फ़ायदा हो सकता है, दैट शुड बी टेकन एज बोनस, परंतु नुकसान भी हो सकता है। अगर आपका रिस्क कैपिटाइट है कि 10-15% डाउन हो गया किसी टाइम पे, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, प्लीज़ डू इट फॉर 1 ईयर आल्सो, पर उसमें होने का खतरा है। परंतु इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 साल से ऊपर किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो। और मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प चीज़ बताता हूँ इंसिडेंटली, क्योंकि मैं
SBI म्यूचुअल फंड में पिछले 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई भी फोलियो SBI म्यूचुअल फंड से बाहर नहीं है। तो मैंने अपनी टीम को एक बोला कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो है इसको ज़रा सिमुलेशन करके बताओ कि अगर हर साल या 2 साल में मैं अपने इस फंड को चर्न करके सबसे बढ़िया जो इंडस्ट्री में फ़ंड चल रहा है उसमें डालता तो आज मेरी क्या स्थिति होती और जो मैं यहाँ हूँ उस पर क्या स्थिति होगी। मैं खुद हैरान हो गया। बाय पुटिंग मनी इन माई ओन स्कीम, जो किसी समय पे अच्छा किसी समय पे थोड़ा ख़राब भी किया, उसका रिटर्न मेरे बेस्ट फंड से 1.5% ज़्यादा निकला कैगर के हिसाब से। अच्छा। एक मेरे यहाँ जो रिटर्न निकला वो निकला 21.8 और जो पूरे बेस्ट फंड में निकाल के निकला उसी एसेट एलोकेशन में डेट फंड एंड इक्विटी वो 20.3 निकला। ये मैं अपना खुद का एक बता रहा हूँ। आपका अपना पोर्टफोलियो। तो उसमें है कि ज़्यादा वो डाइवर्सिफाई करके ज़्यादा कुछ करके, बिकॉज एवरीथिंग मीन डाइवर्जन होता ही है। अगर आपके पास समय है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु और आपके जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, वो भी गाइड करते रहते हैं। तो वो हमेशा कभी आज की डेट में कोई अच्छा एडवाइज़र या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप चर्न करते रहो, आप इधर से उधर करो। और जब हम निवेशक की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो एडवाइज़र्स और डिस्ट्रीब्यूटर का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। और वो भी अपने आज की डेट में, जैसे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जिस तरह से सलाह अपने इन्वेस्टर को देते थे या निवेशक को देते थे, वो आज की डेट में बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से एडवाइस अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ में। सर फिर इसका क्या किया जाए? जो सीजनलिटी आती है, थीमेटिक फंड का फैशन, स्मॉल कैप मिड कैप का फैशन, मार्केट गिरा तो फ्लेक्सी कैप, जैसे इधर हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स को राइज करते देखा जनवरी से लेकर अभी तक के इस दौरान फ्लेक्सी कैप फंड्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। अगर हम इसे देखें तो निवेशक ये जो लालच आता है, इससे कैसे बचने की कोशिश करें? देखिए, 2 चीज़ें जो मैंने पहले बोला, सबसे पहले तो ये है कि ये आज की डेट में भी 2 तरह के जो इंटरमीडिएशन है 3 तरह से हो रही है। एक तो वो व्यक्ति जिसको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसको गाइड कर रहा है। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आई विल पुट इन वन बकेट, क्योंकि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नथिंग बट द एग्रीगेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स। वो जो व्यक्ति अपना रिलेशनशिप के हिसाब से वो एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैसे पहले कभी सोचा जाता था इंश्योरेंस एजेंट जैसे, आज की डेट में म्यूचुअल फंड एजेंट की महत्व जो है वो इंश्योरेंस एजेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो जो परिवार का हिस्सा होता है वो एक अच्छी तरह से गाइड करता है किस तरह से पैसा लगाया जाए। और ये कुछ अच्छी तरह से गाइड करते हैं, जो नहीं भी करते हैं उनसे भी अपेक्षा यही है कि वो अच्छी तरह से गाइड करें। और उनके लिए भी फंड हाउसेज या इकोसिस्टम या सरकार की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से एक दी जाती है कि अच्छे तरह से सलाह देना चाहिए। एक तो वो बकेट होगी। दूसरे आ जाते हैं फिर बैंक्स, और बैंक्स में भी कई तरह के, एक तो जो होते हैं बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि इंसेंटिव ड्रिवन वाले बैंक हैं कि मेरे को करना है तो मेरे को इतना इंसेंटिव आरएम को मिलना है, तो वहाँ पे थोड़ा बायस्ड हो जाता है। परंतु आज की डेट में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेहतरी हो गई है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट हर एक बैंक की सबको ये बोलती है कि देखिए आप इन्वेस्टर सेंट्रिक रहिए, सेल्फ सेंट्रिक मत रहिए। परंतु भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार थोड़ा लालच आता भी है। तो उसकी वजह से ये है कि वो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्रोडक्ट या क्या ये सोल्यूशन जो मेरे को प्रोवाइड किया जा रहा है वो मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। वो एक निवेशक को समझना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से निवेशक के पास समझने के लिए पब्लिक डोमेन में या हर तरह के ज़रिए से या मीडिया में जितनी बात आज की डेट में म्यूचुअल फंड होती है वो शायद किसी भी प्रोडक्ट की या इंश्योरेंस की ना बैंकिंग की, किसी के नहीं। बेसिकली 3-4 प्रोडक्ट हैं जिसमें एक लोगों का सेविंग जाता है। पहले तो हो गया आपका बैंक डिपॉजिट, दूसरा हो गया आपका ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस, थर्ड इज इंश्योरेंस एंड फोर्थ इज म्यूचुअल फंड। जितना जो इसका जिसको बोलते हैं जितना तबसरा म्यूचुअल फंड स्कीम का होता है शायद किसी का नहीं होता। टॉप ऑफ द माइंड वही है। और उसकी तरह से हर तरह की चीज़, तो निवेशक को ये कहना कि मेरे को कुछ पता नहीं है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। आज निवेशक को पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। पीछे एक रुझान चला था AIF और PMS का, कि सब लोग, क्योंकि एक इंसान की एक इच्छा होती है कि मैं इसके आगे क्या,
तो उसको पैकेजिंग ऐसे होके जा रहा था। AIF PMS आर स्टिल गुड, बट ये जो एक नई एक प्रोडक्ट है ये SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, विच इज़ समथिंग बिटवीन म्यूचुअल फंड और PMS AIF के बीच में, तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत उसकी भी हुई है। तो हमें लगता है कि वो भी एक प्रोडक्ट जो है हम इस पर भी आपसे वो बहुत बड़ा बनेगा। हाँ जी सर, मल्टी एसेट फंड को लेके आप के अभियान के नतीजे कैसे रहे और अगला अभियान अब डीपी सिंह सर का कौन सा है? मल्टी एसेट फंड, चूंकि जितनी बात आपने की उतनी कम लोगों ने की, और इस दौरान जब अभी पूरी टैरिफ वाली और बाकी जो इंस्टेबिलिटी आई, अब घरों में भी लोग मल्टी एसेट फंड्स पर बात करना लोगों ने शुरू कर दिया कि नहीं, आपकी एसेट्स डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती रही। मैं आपको सही तरह से बताता हूँ कि बहुत खुशकिस्मती रही कि हमने जब मल्टी एसेट की बात की, उसके बाद जो प्रीशियस मेटल्स, जो गोल्ड और सिल्वर में जो हमने इन्वेस्टमेंट की, उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। ना कि इस फंड इन दो कमोडिटीज़ ने अच्छा रिटर्न दिया, इनकी वजह से जो दूसरी तरफ नेगेटिविटी आई, जैसे डेट फंड में यील्ड बढ़े तो थोड़ी कैपिटल लॉस हुए, या इक्विटी मार्केट जो है वो थोड़ी साइडवेज पे थी, ना ऊपर ना नीचे, परंतु इसकी रिटर्न की वजह से सारे के सारे जो फंड हैं उन्होंने इक्विटी मार्केट का जो बेंचमार्क है निफ्टी वगैरह से काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया। तो उससे लोगों का जो विश्वास और बढ़ा। परंतु मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, कई बार हम कॉल लेते हैं जो कि इन्वेस्टर के हित में लेते हैं। अब अगर आज मैंने सोने में पैसा लगा दिया या चांदी में पैसा लगा लिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको लेके बैठ जाता हूँ कि सोने का बढ़ेगा, 10 साल तक बेचूंगा नहीं। परंतु फंड मैनेजर का ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में अगर मेरे फंड का 15% गोल्ड में है तो 4 दिन बाद वो 15 से 5 होगा या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हम कॉल लेते हैं। आपने देखा होगा हाल ही के समय में जब ये चांदी का जो हुआ, चांदी का रेट तो हुआ, परंतु हमने देखा कि चांदी का रेट अगर 10 रुपये है तो ETF यूनिट 12 रुपये में बिक रहा है। और अगर मेरे पास आता है फंड में पैसे लगाने में, मेरे को पता है कि वैल्यू 10 रुपये है, मैं 12 रुपये पे खरीदूंगा, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई इन्वेस्टर। और चांदी की स्थिति ऐसे हो गई कि उसका निर्यात में भी कमी हो गई, मेटल अवेलेबल नहीं है, और उसमें अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में तो ये है, अगर आज मैंने 20 लाख रुपए का चांदी का फंड के यूनिट किए तो 20 लाख की चांदी खरीद के मेरे को वॉलेट में रखनी पड़ेगी। तो वो जब अवेलेबल नहीं तो हमने उसको स्टॉप कर दिया। दिस इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर के लिए, अपने निवेशक के लिए 10 रुपये वाली चीज़ मैं 12 रुपये में खरीद के लूँ और बाद में उसको 10 रुपये वापस करूँ, तो कौन मेरे को बोलेगा कि मैंने एक रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडिएट की तरह काम किया। तो वी वर द फर्स्ट टू डू इट। हमने जो अपनी हमारी ट्रेड बॉडी है एमफी, उनसे भी बात की, हमने रेगुलेटर से भी बात की। रेगुलेटर एंड वी वर काइंड इनफ टू अलाउ अस कि ठीक है, जो आया आप उसको कैश में रखो और आगे से आप चाहो तो बंद कर सकते हो। तो हमने बंद कर दिया टेम्परेरी, जब स्थिति ठीक हो जाएगी। तो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। वो सिर्फ यही समझता है कि यार अरे इस पे तो प्रीमियम चल रहा है, ले लो, और पता है कि कल उसको गिरने वाला है। तो मैं कोई ट्रेडर तो हूँ नहीं जो आज खरीदूंगा कल बेचूंगा। तो हमारी जो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, जैसे आपने बताया कि आज की डेट में 12,30,000 करोड़ का हमारा AUM जो चल रहा है, जो मैं आज की ताज़ा स्थिति बताता हूँ, और इसके अलावा 15 से 16 लाख करोड़ रुपये हमारे पास PMS में है। तो कुल जमा राशि जो हम मैनेज कर रहे हैं SBI में 28 लाख करोड़ की कर रहे हैं। तो उसमें ये बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि क्योंकि व्यक्ति ने हमें पैसा दिया है, हमारी जिम्मेवारी है ये देखें कि एक इस तरह से काम करें कि उसके लिए कोई गलत डिसीजन ना दें। और कई बार ऐसा डिसीजन हो सकता है कि हमारा जिस इंटेंट से हमने वो डिसीजन लिया, वो इंटेंट के शायद रेट बढ़ जाए फिर भी, तो फिर भी हमें कोई तसल्ली नहीं है, क्योंकि मैंने एक रैशनल डिसीजन लिया है, सोच के लिया है। तो हम जो हमारा यही है कि हमारे हर एक फंड मैनेजर को, हर एक व्यक्ति को ये बोला हुआ है कि भैया आप ये समझ के चलो कि हमारे पास जो पैसा है उसमें उस बंदे का भी पैसा है जो एक लेबरर है, जो रिक्शा चलाता है, वो लेबरर भी है जो 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 सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी करता है, तो उसका जो 200 रुपये 250 रुपये हमारे पास आता है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। उसी वक्त हमें यह भी सोचना है कि हमारे पास उस उद्योगपति का भी पैसा है जिसने अपना मुनाफा बनाया और हमारी स्कीम में पैसा डाला है। तो वी हैव टू क्रिएट ए वेरी गुड बैलेंस। वी हैव टू सर्व द लोएस्ट और द पिरामिड, वी हैव टू सर्व द हाईएस्ट पर्सन, और प्रोडक्ट रेंज हमारी उस हिसाब से बनेगी कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा। देखिए, 28 लाख करोड़ का
AUM या पोर्टफोलियो डीपी सिंह जी मैनेज करते हैं। हम आप लोगों के लिए बता दें इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए कि भारत सरकार के बजट के 50% से ज़्यादा है सरकार का जितना बजट है, और इसलिए हमने आपसे कहा कि हमको जो जो सलाह या जो जानकारी मिल रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी तक डीपी सिंह जी ने कहा कि हमको ये बताया जाता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड होने चाहिए। डीपी सिंह जी की थ्योरी है कि कम से कम फंड होने चाहिए, लिमिटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए। सर यहाँ एक बड़ा सवाल ये कि 2025 में हमने बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी देखी, और अब तो वॉलेटिलिटी की स्थिति हो गई ऑलमोस्ट एवरीडे मार्केट साइडवेज मूव करता है, 300 से 400 पॉइंट रहता है। इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो देखता है स्टॉक मार्केट है डेली और इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, और इन दोनों के बीच में उसको कोरिलेशन समझ में नहीं आता, और फिर अंततः वो जब देखता है कैगर या रिटर्न्स को देखता है तो वो निफ्टी से बेंचमार्क करता है कि साल में स्टॉक मार्केट ने क्या रिटर्न दिया। इस स्थिति में जो आज हम जहां हैं इस समय सितंबर अक्टूबर में दिवाली की मोह ट्रेडिंग से पहले, ये जो कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टर का, इसके लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि बड़ा चिंतित रहता है कि उसको दिखता है कि जो पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं वो तो एक दिन में जो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक है वो मूव कर रहे हैं, और उसका रिटर्न फाइनली जब साल के अंत में वो खड़ा होगा तो वो कहाँ से दिखाई देगा? देखिए, इसमें ना जो एक गोल्डन रूल्स या सुनहरी जो जो चीज़ें हैं, हम जब भी बात करते हैं हम कभी किसी स्टॉक की बात ही नहीं करते, हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं। एक आम व्यक्ति, आप हैं या मैं हूँ, हम हमेशा खुश रहेंगे अगर हम सिर्फ पोर्टफोलियो को ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे कि अगर मेरा पोर्टफोलियो पॉलिसी में एक रेट है, आज की डेट में आप कहोगे हिंदुस्तान में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो हर एक व्यक्ति का, एक आम व्यक्ति को मालूम है कि ये 6-7-8% ब्याज जो दर चल रही है। अगर मैं उस ब्याज दर से साल दर साल 3 से 5% ज़्यादा दे दूं तो किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कई बार आपको होता है कि आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ चली गई है, आप एक निवेशक के बिहाफ पे ये डिसीजन लेते हो कि मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं थोड़ा साइड लाइन पर बैठता हूँ। हो सकता है उस वक्त मार्केट और ज़्यादा आगे चली जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है और आपके बिहाफ पे हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि आपका पैसा जो है सेफ रहना चाहिए। दूसरा, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि IPO आते हैं। आम लोग क्या देखते हैं कि ये कंपनी ब्ला 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 ग्रुप की है, ये तो ग्रुप बहुत बढ़िया है, इसमें पैसा डाल दो। हम क्या देखते हैं कि उस कंपनी का आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी आगे की स्टोरी क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, ये सारे। अगर आज की डेट में 100 IPO आए होंगे तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 में किया होगा, और बड़ी इसमें हमें बहुत मान महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 95% कंपनी में हमने पैसा बनाया है निवेशक के लिए। अगर आप ओवरऑल रेशो देखोगे तो वो बिल्कुल उलट होगी। तो हम, क्योंकि एनालिस्ट की टीम, इन्वेस्टमेंट की टीम, आज SBI म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी एक इन्वेस्टमेंट टीम है, 75 लोग के करीब है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग CFA चार्टर होल्डर हैं। इससे एब्सोल्यूट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिनको कंपनी के अंदर घुस के समझने का मौका भी मिलता है और समझने की काबिलियत है। हाँ, स्किल भी उनके पास, जो स्किल है उनके पास, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर। ये रिटर्न 1% ऊपर या 1% नीचे, इसका कोई मायना नहीं है, और धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। मेरे को इतनी खुशी होती है कि जब पिछले कुछ दिनों से मैंने कई प्रोग्राम ऐसे देखे, TV पे भी देखे, मीडिया में भी देखे। लुकिंग एट द पास्ट 1 year 3 year रिटर्न इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। ओके, किसी का पिछले 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा तो उसमें पैसा डाल दो, उसमें कई फंड हमारे भी हैं, परंतु वो ये देख के कि पिछले 1 साल में रिटर्न अच्छा दिया उसके लिए उसमें पैसा डाल दो, क्योंकि आप बैक मिरर देख के गाड़ी चला रहे हो, नहीं चल सकती है, आपको आगे देखना है। तो आगे की स्थिति के लिए आपको ये ज़रूरी है, फंड हाउस क्रेडिबल है कि नहीं, फंड मैनेजमेंट टीम कैपेबल है कि नहीं, फंड मैनेजर कैपेबल है कि नहीं, या किस जिम्मेवारी के साथ वो जो संस्था है काम कर रही है, और किस विश्वास के साथ उसमें पैसा डालते हो, तो उसमें उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमें इस बात का बहुत, अगेन दिस इज गॉड सेंड गिफ्ट के SBI का नाम अपने आप ट्रस्ट के साथ आ जाता है। किसी को भी जब कोई मजबूरी होती है तो किसके ऊपर सारा विश्वास करते हैं, जो ब्रांड नेम हमें मिला हुआ है, तो हमें उस ब्रांड नेम की चिंता है, उसकी इज़्ज़त है हमें। मतलब वो जो हम बोलते हैं अंदर, कुछ ऐसा नहीं, कोई गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो एक हमारा मंच है, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं और हम काम करते रहेंगे।
तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि इस समय इन्वेस्टर्स को, जबकि हम वोलेटाइल एनवायरनमेंट में हैं, रिटर्न्स के लिए सेविंग्स पे या डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट की रेट है या लोन पे इंटरेस्ट की रेट है उसे बेंचमार्क करना चाहिए, उसके ऊपर 2 से 3% रादर देन कि क्योंकि जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं दूसरी दिशा में, निफ्टी की दिशा में, निफ्टी के नहीं, रिटर्न। निफ्टी मैं ये नहीं कहता कि निफ्टी में दिशा में नहीं देखना। अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड है और बेंचमार्क निफ्टी 50 है, हाँ तो आप फीस किस चीज़ के दे रहे हो अगर आपने निफ्टी 50 हाँ को सही नहीं बात है, देखा? हाँ सही बात। अगर आज हम इसी 1 रुपया फीस ले रहे हैं या 1.25 फीस ले, इसलिए रहे हैं कि वी आर कमिटिंग कि हम इसमें से अल्फा जनरेट अल्फा करेंगे। जनरेट करके देंगे जी। अगर हम आप कहेंगे कि नहीं नहीं उस पर मत देखो, तो आई डोंट थिंक, मैं एक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ हाँ। कि आम तौर पे एक आम व्यक्ति हम्म। इससे खुश रहता है, उसको तसल्ली रहती है कि उसका कंसिस्टेंट बेसिस पे उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो खुश है। परंतु ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी अगर मैं बोलूँ कि मार्केट अगर 25% गई है पर मैंने आपको 12% दिया है जो हाँ तो 5% फिर तो हम दिया है, पैसा काहे के लिए दे रहे हैं? फिर हम पैसा काहे के लिए ले रहे हैं, फिर किसी को क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ सही बेंचमार्क ढूंढना ज़रूरी है, परंतु हर वक्त बेंचमार्क को तोड़ के करना, कई बार एक ही चीज़ में इन्वेस्ट ना करना भी, मार्केट में इन्वेस्ट ना करना भी एक डिसीजन है। हाँ, और वो भी एक स्ट्रेटजी है। ये भी एक स्ट्रेटजी है हाँ, कि बाजार हमेशा से बाहर investor- रहना भी स्ट्रेटजी है। मार्केट से बाहर रहना भी एक स्ट्रेटजी है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। परंतु बेंचमार्क मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बेंचमार्क की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, हर साल 2 साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई फंड या कुछ नहीं है, बिल्कुल उसमें से निकल जाना चाहिए। ये तो अगर हम ऐसा बात कह देंगे, मैं आपको एक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई जनरली एम हैप्पी इफ आई गेट 3-4% मोर देन ऑन माई पोर्टफोलियो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड अलोन, मेरे पास आर्बिट्राज ओवरऑल पोर्टफोलियो में 3-4% का परसेंट की ग्रोथ है। जी। तो सर SIF आ रहे हैं, आपने अभी अपना SIF का इशू कंप्लीट किया है। क्या जो FPIs का फंड बाजार से बाहर जा रहा है, SIF उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? या फिर अभी रिटेल इन्वेस्टर ही एंकर रहेगा? म्यूचुअल फंड ही कर देंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर SIF एक प्रोडक्ट है, सिर्फ SIF कर देगा ये मैं नहीं बोलूँगा, परंतु SIF एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है जिसमें पहले जो एक नई तरह के टूल अवेलेबल हैं कि हम डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है, क्योंकि एक रेगुलेटर का ये मानना है और ये सही भी है कि डेरिवेटिव में रिस्क ज़्यादा होता है, तो आम व्यक्ति को उसमें नहीं डालना चाहिए पैसा। तो उसमें इन्होंने ये किया कि आप 10 लाख का मिनिमम एप्लीकेशन साइज रखो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति 10 लाख देने की काबिलियत रखता है उस व्यक्ति को मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है और रिस्क को समझता है, और उतना रिस्क एपेटाइट है, रिस्क को समझता है, तो इसलिए वो जो उसका मिटिगेशन वहाँ से हो गया। परंतु ये SIF कैटेगरी, विद इन SIF देयर आर 6-7 कैटेगरी हैं। लॉन्ग इक्विटी है, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी है, हाइब्रिड है। तो हमने वो साथ में जो सबसे कम रिस्की है जो कि हाइब्रिड कैटेगरी, हमने उससे शुरुआत की है। वी हैव टेकन ए बेबी स्टेप बिकॉज वी आर द लीडर्स, राइट, वी आर नंबर 1 म्यूचुअल फंड। अगर रेगुलेटर ने कुछ शुरू किया है तो और उसको लॉन्च करना है, हमें समझता है कि सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी है कि हम दूसरे मार्केट प्लेयर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी ये बताएं कि हाँ हमारे में ये करने की काबिलियत है, हमारे में पैसा इकट्ठे करने की काबिलियत है, एंड गॉड विलिंग हम इसमें जो हमने बोला है, जिस तरह से हमने इसको पोजीशन किया है, विल बी एबल टू वॉक द टॉक। वॉकिंग द टॉक इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट टॉकिंग। और बाजार बहुत उम्मीद के साथ बाकी फंड मैनेजर्स देख भी रहे हैं, क्योंकि SIF पहला आपका SIF है, और उसका रिस्पांस कैसा इन्वेस्टर्स के बीच में आया, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को? शुरुआत में बहुत आया सर, परंतु ये जैसे एक नई स्कीम है, नई प्रोडक्ट है, तो लोग थोड़ा देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, परंतु हमारी जो आशा थी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, और जितने हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा रिस्पांस आया। बहुत लोगों ने आके हमसे पूछा भी, हमने मार्केटिंग कैंपेन भी किया। एटलीस्ट हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि हमने बहुत जागरूकता पैदा की है लोगों को समझने के लिए, जो हमने मार्केटिंग कैंपेन किया, और मीडिया के माध्यम से, जैसे आप लोगों के माध्यम से, हमने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। एक बार वो हम इफ़ वी आर एबल टू डिसेमिनेट दैट नॉलेज प्रॉपरली, आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े, इसमें जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सर एक और सवाल जो इन्वेस्टर्स बार बार पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, हमारे यहाँ भी पूछते हैं, जब बाजार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में होता है, गिरता है, तो इन्वेस्टर्स को ये दुविधा होती है कि उनको एक्टिव में जाना चाहिए, पैसिव में जाना चाहिए। हाँ, उन्हें भूल जाना चाहिए, फंड मैनेजर पर भरोसा ना करें।
मार्केट को ट्रैक करने वाले फंड्स में पैसा डालते हैं। जैसे हमने एमपी के ताज़े आंकड़ों में देखा, ईटीएफ टॉप पर पहुंच गए इन्वेस्टमेंट में हाल के दो तीन महीनों में। आप की क्या सलाह नहीं, इन्वेस्टर्स के बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ईटीएफ्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द गेम, ये रहने ही वाले हैं। परंतु उसके साथ साथ ये एक्टिव फंड भी चलते रहेंगे, एसआईएफ भी चलता रहेगा, आर्बिट्राज भी चलता रहेगा, क्योंकि हर तरह के निवेशक हैं। एक निश होता है किसके लिए, किस व्यक्ति को क्या चाहिए। ईटीएफ में आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन निवेशकों की तरफ से आ रहा है। ईटीएफ में भी फिर अलग तरह की हैं। ईटीएफ इक्विटी ईटीएफ है, या इक्विटी ये डेट ईटीएफ भी अलग से हैं, या और भी थेमेटिक ईटीएफ भी हैं, फैक्टर बेस्ड ईटीएफ हैं, और हर तरह के ईटीएफ हैं। जो मेन लाइन ईटीएफ हैं, ईटीएफ निफ्टी 50 या बीएसई 30 या ये जो फंड है, इसमें ज़्यादा पैसा जो उन व्यक्तियों का आ रहा है जो कि बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं करना चाहते मार्केट की, दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, और जो कि एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अगर मेरे को किसी के बिहाफ पे पैसा लगाना है और मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आपने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है किसी के बिहाफ पे, या कोई ट्रस्ट है, मेरा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, वो उसके रूल मेरे को ये बोलते हैं कि आपको 15% लगाना है, तो विद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस मेरे लिए सबसे बड़ा यही है कि ईटीएफ में लगा दो, जो भी मार्केट का होगा। और मिनिमम हेज तो मिल ही जाएगा। मिनिमम हेज मिल जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगी तो नीचे जाएगा। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें। मैं इक्विटी में लगा दिया, इक्विटी मार्केट के वेव बहाव के साथ ये चलता रहेगा। दूसरा वो व्यक्ति जिसको है कि नहीं, मेरे को तो वैल्यू क्रिएट करनी है, मैं 10% इधर लगाऊंगा, 5% मैं एक्टिव में लगा दूंगा, या 3% एक्टिव में लगा दूंगा, या कोई और चीज़ देखूंगा, परंतु उसमें मेरे पास स्किल सेट होना चाहिए उस चीज़ को समझने का। तो एक्टिव फंड में इंडिविजुअल्स भी बहुत पैसा लगा रहे हैं विदाउट हैविंग ए फंड मैनेजर बायस। आपने भी देखा होगा, बहुत नए नए खिलाड़ी आते हैं जो बहुत से सपने दिखा देते हैं कि हम इतना अल्फा जनरेट करेंगे। मार्केट में हायर रिटर्न लेने के लिए हायर रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो रिस्क की तरफ उड़ गया तो होता है, तो जो व्यक्ति ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पैसिव फंड्स एंड ईटीएफ्स आर, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स आर द बेस्ट सूटेड। टुडे एवरीथिंग इज अवेलेबल। अभी तो एक्टिव पैसिव की भी बात हो रही है। विद इन ईटीएफ एक्टिव कैसे हो, तो हम सबसे बड़े हैं जहाँ तक ईटीएफ मार्केट का सवाल है। वी आर नंबर 1 फंड हाउस, और हमारे पास करीब 31 या 32 इंडेक्स फंड हैं या ईटीएफ्स हैं। और हम और भी इसको बुके को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, पूरे यूरोप से बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है। हमारे पास एक्टिव फंड के लिए भी एक निश है, हमारे पास पैसिव के लिए है, हमारे पास एसआईएफ के लिए, हमारे पास एएफ के लिए, हमारे पास पीएमएस के लिए, सब तरह के लिए एक बहुत बड़ा निश है। और हम सिर्फ फंड मैनेजमेंट के बिजनेस में नहीं है, फंड मैनेजमेंट की जिम्मेवारी लेने के जैसे बिजनेस में है। तो वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग, एंड वेयर एवर वी फील हमारे पास स्किल सेट है, वी कैन वॉक द टॉक, जो बोलेंगे वो करके दिखाने की काबिलियत है, तो हम हर उस चीज़ में आएंगे। और हमारे पास एक्टिव एज ए पैसिव फंड्स के लिए हमारी जो आवर ड्रीम्स आर वेरी हाई। Will like to be remain number 1, not only with the concentrated portfolio of 1 or 2 investors, but the majority of the investors in India. वैसे एक्टिव फंड मैनेजमेंट जीत रहा है और दिख रहा है, वो फ्लेक्सी कैप की सक्सेस से हमें दिखाई देता है। तो इसी दौरान जब हमने देखा कि पैसिव में तेज ग्रोथ थी, एक्टिव फंड मैनेजर्स ने बेटर रिटर्न दिए फ्लेक्सी कैप में, जो हमें फ्लेक्सी कैप वैसे फ्लेक्सी कैप के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड हैं वो मोस्टली फ्लेक्सी कैप ही हैं। हाँ, एक तरह से अगर आप बेसिक सिद्धांत में देखें तो बेसिक सिद्धांत में अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक करते हैं, जो हम फ्लेक्सी कैप को बोल दिया, एक गार्ड रेल बना दिया कि आप किसी भी उसमें मूव कर सकते हो। वो हर एक डाइवर्सिफाइड फंड में आपके लिए वो विकल्प अवेलेबल है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जो यूथ इन्वेस्टर है, यंग इन्वेस्टर है, वो क्रिप्टो और एफएनडो में निवेश कर रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड में एंट्री करने का तो सबसे सही समय यही होता है कि 20 साल 25 साल की एज में अगर आप अपनी सरप्लस सेविंग्स को लगाएं तो आप सबसे लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले पा रहे हैं। क्या आपको सब नहीं लगता कि जो म्यूचुअल फंड है वो जो नई पीढ़ी का एक्साइटमेंट है उसको कहीं मैच नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वो एक निवेश करना और निवेश के साथ खेलना दो अलग अलग मुद्दे हैं।
जो यूथ इन्वेस्टर की आप बात कर रहे हो, ये हुआ क्या कि क्रिप्टो, पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड को अलाउड ही नहीं है, हाँ अभी तो लाउड ही नहीं। अलाउड ही नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं कर सकते। वैसे भी क्रिप्टो में क्या देखा, लोगों ने बहुत पैसा गवाया अभी, और अभी कुछ इंटरनेशनल ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से क्रिप्टो फिर वो आ गया एक उसमें, तो कुछ पैसे बना भी लेंगे, परंतु ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, पता नहीं है इसके बैकग्राउंड क्या है, हमें तो अभी तक समझ नहीं है। तो जो यूथ है उसका बेसिकली इन्वेस्ट करने का तरीका होता है व्हाट दे हियर फ्रॉम देयर पीयर्स। तो जब वो अच्छी अच्छी ड्रीम्स वाली कहानियाँ सुनते हैं, बट इवेंचुअली दे कम बैक टू द तो मार्केट। फोमो इन्वेस्टिंग है आज की डेट में अगर मैं बताऊं आंकड़ों के हिसाब से, हमें लगता है कि सारा यूथ क्रिप्टो में जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर मार्केट में 1 लाख यूनिट नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो उसमें करीब करीब 35 से 40 हज़ार SBI म्यूचुअल फंड के पास आ रहे हैं, और 35-40 हज़ार में कम से कम 35 से 40% लोग जो आ रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास, वो मिलेनियल्स हैं या जेनजी हैं। अच्छा। तो ऐसा ये कहना कि वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में नहीं डाल रहे हैं, हाँ ये व्यक्ति जरूर है कि आज के उनका बिहेवियर ऐसा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, एडवाइस नहीं लेना चाहते, वो ज़्यादा जितना भी आता है या जो पैसिव में आ जाता है, या वो मार्केटिंग में जब भी देखते हैं वो रोबो के थ्रू यूज़ करते हैं। पर उसमें सिर्फ एक ही डिस्क्लेमर जो है, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग टू म्यूचुअल फंड्स, वो पिछले 1 साल या 3 साल की रिटर्न देख के आते हैं। तो वो जो हमें लगता है कि उसके ऊपर हमें अभी काम करना है, अभी हम उस समय पहुंच गए हैं कि जहां हम ना कि हमारे फंड की पूरे फंड में ये एक दी जाए कि आप फ्यूचरिस्टिक देखो, फंड का पोर्टफोलियो देखो, बजाय कि इसके कि पिछला 1 साल से 3 साल का इतनी return। समझ अभी आज की डेट में देखिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, चाहे वो मिलेनियल है, चाहे जेनजी है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये सबसे आसान तरीका यही लगता है कि पिछले 1 साल पिछला 3 साल की हाँ return पिछला रिकॉर्ड देख के इन्वेस्ट कर दो। वो रिकॉर्ड आंकड़ों से नहीं, वो क्रेडिबिलिटी से, ट्रस्ट से और फंड मैनेजर के स्किल सेट के तौर पे देखना चाहिए, ना कि सिर्फ 1 साल की रिटर्न से या उससे। वो दैट कुड बी ए फ्लैश इन पैन आल्सो, दैट कुड बी, दैट गिव सम इंडिकेशन, बट दिस नॉट द फुल प्रूफ इंडिकेशन। सर डेली माइक्रोसिप और हैंड हेल्ड KYC डिवाइस आपका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा अभियान है, सबसे महत्वाकांक्षी, कहाँ तक पहुंची तैयारी, कब तक आएगा ये? इसमें मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं कल आज यहाँ से लेके निकलूँ, तो उसमें कुछ हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जी, जो वो मेरे ख्याल में अगर आप समय की बात करो तो 6 महीने से साल में, आप जैसे पिछले 1 साल में आपने बहुत सी चेंजेस देखी, फिर अगले 6 महीने और साल में आप देखोगे कि और बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं जी। तो सर माइक्रोसिप की कॉस्ट उठाने के लिए इंडस्ट्री तैयार है? आपको लगता है इंडस्ट्री के पास एक कैपेसिटी है? क्योंकि हमने तो बड़ा डाइवर्सिफाइड देख लिया है, AUM का हिस्सा भी काफ़ी बड़ा है, बहुत छोटे फंड्स भी हैं और आप जैसे बड़े दिग्गज फंड्स भी हैं। माइक्रोसिप को लेके जो सबसे बड़ी हर्डल आती है वो कॉस्टिंग की आती है। कॉस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है और रेगुलेटर के माध्यम से भी मध्यस्थता करके काफ़ी रेट को कम भी करवाए गए हैं, अभी वो कम भी हो गए हैं, परंतु ये जो मैं बोला 6 महीने से 1 साल लगेगा, इसमें अभी काम चल रहा है, ये और भी कम हो जाएगी और अभी इतने ज़्यादा नंबर नहीं आए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पेक्ट होने लगे। अच्छा हाँ। वो नंबर हम उसकी बात ज़्यादा तब आएगी जब करोड़ों लोग इसमें आ जाएंगे, जब ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा, ऑपरेशनल कॉस्ट ओवरऑल ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जितनी भी है इंडस्ट्री उसको झेलने के काबिल है, परंतु हम और एफिशिएंसीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो हमारा सपना है कि करोड़ों लोगों को इसमें लेके आया जाए, तो मेरे ख्याल में वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन पे। उससे पहले एक सवाल आपसे पूछे, फिर हमारे छोटे छोटे 5 सवाल रैपिड फायर में, जिसमें सर 3 डिकेड की जर्नी हो गई DP सर आपकी, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट, कोई चढ़ती कला वाला पल आया हो जिससे आपकी लीडरशिप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हो? सर देखिए, हर वक्त एक जर्नी जो है ना इतनी रोमांचक रही है कि समय दर समय कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट आते रहे हैं, परंतु सबसे बड़ा मोमेंट आया जब 2013-14 में जब हमें EPFO के पैसा लेने का मैंडेट मिला। अच्छा। तो उस वक्त तक जब वो बड़ा पैसा ETF में आया और उसके बाद जो हमने नए फंड लॉन्च किए और नए फंड लॉन्च करने के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने प्यार साथ दिया, तो एकदम से पहले 1 लाख करोड़ पहुंचने में हमें करीब 27 साल लगे और 1 लाख से 12 लाख करोड़ पहुंचने में 7 साल लगे। 27 से 7, हाँ, तो 7 साल 1 से 10 लाख करोड़ पहुंचने में।
तो वो जो विश्वास, वो जो प्यार मिला, वो एक मतलब आज की डेट में एवरी मोमेंट वाज एन एंजॉयबल मोमेंट ऑफ दिस 27 ईयर्स, दैट्स नॉट स्पेसिफिक थिंग, बट सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारी टीम को जाता है। और वो कहते हैं ना, भगवान की कृपा ऐसी रही कि हमारे पास अच्छे लोग जुड़ते रहे, टीम इतनी बढ़िया बन गई, चाहे वो सेल्स टीम हो या मार्केटिंग टीम हो या हमारी इन्वेस्टमेंट टीम हो। और सबसे बड़ा हाथ तो मेन जो जिसको बोलते हैं ना कि हमारी पेडिग्री का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम। और कोई भी बैंक वो चीज़ नहीं कर पाया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज की डेट में देखो वो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, बड़ी सही प्रोडक्ट बेचते हैं, हाइब्रिड फंड्स बेचते हैं और सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। अब कोई भी दूसरा बैंक जो अगर सरकारी क्षेत्र के भी देख लो तो उनके मामले में आज की डेट में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का AUM 2,55,000 करोड़ है, तो दूसरे जो बैंक्स हैं उनका मतलब सबसे नज़दीक, आज से मेरे को याद है, आज से 10 से 15 साल पहले हम हर जगह जब रोड शो करते जब अपने ब्रांच के लोगों को या बैंक के लोगों को बात करते थे, हम कहते देखिए HDFC बैंक ने क्या कर दिया, देखिए ICICI ने क्या कर दिया, देखिए उसने क्या कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं ना टेबल बदल गया क्या, तो आज की डेट में वो कहते हैं कि SBI ने क्या कर दिया, SBI ने क्या कर दिया। तो वो जो चीज़ है, परंतु अभी भी अगर आप सच में मानो तो अभी तक भी हमने वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस, पोटेंशियल इज सो हाई, सो हाई, क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में हमें बड़ी विश्वास होता है कि हमने बहुत बढ़िया काम अभी तो 7 ही 8 करोड़ लोग हैं केवल। मैं कह रहा हूँ 7 करोड़ 8 करोड़ तो SIP होल्डर, मतलब वो कहते हैं ना कि मैं अगर किसी और ने काम नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ठीक कर दो, मैं बोलूँ छाती ठोक के कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल बहुत है और आने वाले समय में आने वाली टीम्स को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है ग्रोथ का। और ये एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इज जिसे कहते हैं कंटिन्यूज टू बी सनराइज इंडस्ट्री फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 2 decades, स्पेशली इन द न्यू रिजीम, न्यू गवर्नमेंट। अगर आप आंकड़े देखोगे 2014 से लेके आज तक के, इट्स ए ड्रीम, सारा बैलेंस ही बदल गया स्टॉक मार्केट का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंकर हो गए, पूरा बैलेंस बदल गया। अब हम रैपिड फायर पर आ गए हैं, छोटे छोटे सवाल, एक शब्द में जवाब। सर, मुश्किल समय में कौन सा गुरु शब्द है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है? चढ़ती कला। आपके कार्यकाल में अभी तक आप देखते आ रहे हैं, सेबी ने कुछ ऐसा खास किया हो जिसने पॉजिटिवली आपको सरप्राइज किया हो? एक तो ये जो SIF का लेके है, इसने मेरे को बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज किया, हमने नहीं सोचा था। और दूसरा, सच पूछो तो ये जो अपफ्रंट ब्रोकरेज ख़त्म करना, उस टाइम लगता था कि बहुत गलत काम हो गया। जैसे वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो वो इतना अच्छा काम किया, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ उसी से अनलीश हो गई हो। अनलीश हो गई। सर, अगर आपके पास कोई एक मैजिक वॉन्ड हो, कोई जादू की छड़ी हो और कोई एक नियम बनाना हो, तो वो क्या बनाएंगे आप? हर एक व्यक्ति की पहली तनख्वाह का 20% की SIP। वाह। भारत की जो सबसे कमज़ोर आंकी गई इकोनॉमिक पावर है, वो क्या है आपकी निगाह में, जिसे लोग समझ नहीं पाए? आज की डेट में भी सबसे कमज़ोर है जो पैरेलल कैश इकोनॉमी, जी, दैट इज़ किलिंग अस। अच्छा, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, कैश इकोनॉमी। सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास इस समय अगर हम देखें तो किस चीज़ की कमी है? प्रोडक्ट की, इनोवेशन की, या कम्युनिकेशन की? विश्वास की, ट्रस्ट की कमी है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत छोटा सोच के काम करते हैं, बड़ा सोचना है, और हमने देखा है बड़ा सोचो तो बड़ा होता है। सर, आखिरी सवाल, अगर फाइनेंस में नहीं होते तो ये जो सेवा की पूरी अवधारणा है आपको किस डायरेक्शन में ले जाती? मैं तो बैंकर्स फैमिली से हूँ, बैंकिंग में आया, तो ये तो मेरा माई जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स केम बाय एक्सीडेंट, नॉट बाय चॉइस। आई वुड हैव बीन ए सक्सेसफुल बैंकर। थैंक यू डीपी सर, समृद्धि शास्त्र में आने के लिए, विस्तार से इतनी बात करने के लिए। और हम आपको संक्षेप में बताएं कि 3-4 महत्वपूर्ण सूत्र जो इस समृद्धि शास्त्र से आप लेकर जा सकते हैं। पहला सूत्र डीपी सिंह का कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, बहुत सारे स्टॉक्स हो, ये ज़रूरी नहीं। आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, चुस्त हो, मजबूत हो, ये ज़रूरी है। तो ये कहा जाना कि बहुत सारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हों, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप नियमित रूप से निवेश करते रहें, जल्दी जिस समय शुरू करें निवेश, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो नए इनोवेशंस आ रहे हैं SIF जैसे, उन पर ध्यान रखें और उनका फ़ायदा लेने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत